हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले एक बहुत ही चमत्कारी काम 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ले पूरे डी ब्लॉक चैप्टर को और आपको मजा आने वाला है क्योंकि नीट के अंदर डी ब्लॉक में जो भी कुछ पूछा जाता है सब कुछ आपका यहाँ पर कवर होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से सुने, अगले 10 मिनट आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं। सबसे पहले आपको डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने होते हैं और सबसे ज्यादा आपको 3D सीरीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसमें आपको पता है 3D1 से लेकर 3D10 तक ये चलता है और कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे गलत लिख गया है, 3D5 4S1 होगा। सेकंड सीरीज में आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे ट्रिक याद रखने की, यहाँ पर 3, 6 और 9 नहीं आता है और ये वाली जो आपकी सीरीज है इसके अंदर आपका 8 नहीं आता है। क्या नहीं आता है? 8 नहीं आता। आप देख सकते हो 5D1 6S2 5D2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, सीधा 9 6S1 10 6S1 और 10 6S2। ये जो आपके पास पर्पल कलर का बॉक्स बना हुआ है आपको दिखा रहा है, ये आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्या है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर जरूर 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 ध्यान दें क्योंकि ये आपको याद होंगे तभी आप यहां पर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर चीजों से डील कर पाएंगे। फिर इसके बाद चलते हैं आगे, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं आगे और क्या आपको यहां पर ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है कि 3D सीरीज है ना, 3D से 4D और 4D से आप 5D चल रहे हो तो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करते हैं तो 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट 4D 3D से क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके पास कॉइनेज मेटल। देखिए यहां पर आके ग्राफ एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं और अगर आप कॉइनेज मेटल्स के लिए बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा चेंज होता है और ये Cu Au Ag होता है। इस पर आप जरूर 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 ध्यान दें। ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है, इसको हम लोग टेबल के थ्रू देखने वाले हैं। तो ये जो टेबल है, इस टेबल से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और डी ब्लॉक चैप्टर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखें एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, तो आपको देखने पर पता लगेगा कि इस 3D सीरीज के अंदर वेनेडियम की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखना 3D सीरीज में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन जो है वो क्या होती है? वेनेडियम की सबसे ज्यादा होती है। इन दोनों का ही कारण है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डी और एस के अंदर उतनी ज्यादा इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होगी और उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन उससे अफेक्ट होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी वो है स्टैंडर्ड ई नॉट वैल्यूज, जिनके बारे में आपसे भी डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अभी इस टेबल के अंदर जो डेंसिटी वाला पॉइंट है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखें, लेफ्ट राइट चलने पर डेंसिटी बढ़ रही है 4.1 6.97 7.19 7.21 7.8 8.7 8.9 8.9, लेकिन यहां देखो जिंक की डेंसिटी क्या हो गई है? कम हो गई। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको रखनी है कि जो आपका जिंक है उसकी डेंसिटी क्रोमियम से भी क्या होती है? कम होती है। तो डेंसिटी ऑफ जिंक क्रोमियम से नीचे होती है और फिर क्रोमियम ऑनवर्ड्स आपकी जो डेंसिटी है वो लगातार क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई के अंदर आपसे पूछा जा चुका है। अब चलते हैं ई नॉट वैल्यूज की तरफ, जो मैं आपसे कह रहा था। अच्छा, ई नॉट वैल्यूज पर हम चलो, उससे पहले आप बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं स्कैंडियम सिर्फ +3 स्टेट शो करता है। स्कैंडियम एकमात्र ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। इसके बाद सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये जो येलो के अंदर लिखे हुए हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और आपको रेंज याद रखनी चाहिए। क्रोमियम +2 से +6 शो करता है, Mn +2 से +1 शो करता है, लेकिन जो कॉमन स्टेट्स हैं वो +2 और +7 है। यहां इसकी कॉमन स्टेट्स +2 एंड +3 है। ठीक है, तो काम की चीज है, काम में आती है, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद देखें कॉपर +1 एक्वस सेशन में कभी भी स्टेबल नहीं होता और वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, फॉर्मिंग Cu and Cu2+। और कॉपर +1 से कॉपर +2 जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कॉपर की हाई हाइड्रोजन एनर्जी से मिलती है। तो आप ध्यान रखना, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ एक्वस देन Cu+ इज ड्यू टू द हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu2+। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी हायर ऑक्सीजन स्टेट्स होती हैं वो मोस्टली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही होती है क्योंकि यही दो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर भी कंपेयर करो तो ऑक्सीजन की हायर ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है लेकिन फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। और इसीलिए कहते हैं कि MnO4- बनता है लेकिन MnF7 फॉर्म नहीं होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। ये जो मैं आपसे कह रहा था M2+ चेंजेस टू M, ये वैल्यू आपको बताती है कि M2+ रिड्यूस होकर M में जाना चाहता है या फिर नहीं जाना चाहता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो M2+ M में जाना चाहता है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो M M2+ में जाना चाहता है। पूरी 3D सीरीज को अगर आप देखो तो आपको दिखाई देगा कॉपर के लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉपर के लिए ही Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में जाने की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है 0.34 वोल्ट, बाकी सबके लिए नेगेटिव है। तो ये वैल्यू क्या सजेस्ट करती है? वैल्यू आपको ये सजेस्ट करती है कि कॉपर +2 में जाना नहीं चाहता है, कॉपर +2 में जाना नहीं चाहता है। इसीलिए कॉपर मिनरल एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद चलते हैं M3+ चेंजेस टू M2+ वैल्यू। बात वही है, ये M3+ के M2+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को दिखाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इन तीनों के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये तीन कौन कौन है? ये है आपका Mn3+, ये है आपका Fe3+ और ये है CO3+। अब देखो, अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो अगर मैं आपसे इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो CO+3 के लिए सबसे ज्यादा होती है।
देख रहे हो, इसके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। सेकंड नंबर पर आपका आता है Mn3+ और तीसरे नंबर पर आता है Fe3+। इस चीज पे आप जरूर 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 ध्यान दें। ये वापस से डेंसिटी वाला पॉइंट आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कलर की। कलर का बहुत सिंपल सा सिस्टम है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपके जो डी ब्लॉक कैटायंस है वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। कुछ कंपाउंड्स आपके पास ऐसे होते हैं जैसे MnO4-, जैसे Cr2O7-2-, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते लेकिन ये फिर भी कलर्ड होते हैं। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या शो करते हैं, चार्ज ट्रांसफर शो करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, चार्ज ट्रांसफर शो करते हैं, ध्यान रखना। चलिए जी, इसके बाद कुछ कलर्स आपको थोड़ा ध्यान रखने चाहिए। CO+3 CO+2 कलर ब्लू पिंक होता है, मेजरली ये ब्लू ही होता है, तो सभी कलर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कलर्स पे आप फोकस कर सकते हो। Cr+3 कलर है, Mn+3 कलर है, Mn+2 कलर है, Fe+3 और Fe+2 का कलर है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना चाहिए, बट ऐसे रटने की इनको जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आस्क्ड है, मोस्ट रिपीटेड है ना, बचपन से पढ़ते आए हो। हेबर्स प्रोसेस में आयरन मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की तरह काम में आता है। निकल हाइड्रोजनेशन में वेजिटेबल ऑयल से डालडा बनाने के काम में आता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है TiCl4+ ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम पॉलीमराइजेशन के अंदर काम में आता है। इथीन से पॉलीथीन बनाने के काम में आता है। V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम में आता है, जहां पर आप H2SO4 बनाते हो। सेम इसी तरह आप आगे चलोगे, MnO2 H2O2 के डीकंपोजिशन को कैटालाइज करता है। प्लेटिनम रोडियम इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 इन ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस। ऑस्टवर्ड प्रोसेस के थ्रू हम HNO3 बनाते हैं, तो वहां पर NH3 के ऑक्सीडेशन के लिए आप प्लेटिनम और रोडियम का कैटलिस्ट यूज करते हो। इसके अलावा पास एक कैटलिस्ट होता है वेक्टर्स कैटलिस्ट, जो आप PDCl2 के नाम से जानते हो, और ये एसिटिलीन को सीधा एसिटाइलडिहाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर देखिए दो ये इंपॉर्टेंट रीजन ध्यान रखना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है ट्रांजिशन मेटल की, क्योंकि उनके पास स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनाने की है ना, टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्टिव इंटरमीडिएट विद सूटेबल रिएक्टेंट्स। दीस इंटरमीडिएट्स गिव रिएक्शन पाथ ऑफ लोअर एक्टिव एनर्जी, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में सीखा हुआ है कि ये ऐसा इंटरमीडिएट बनाएगा जिसकी एक्टिव एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दूसरा, अगर आपने गैसियस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट को यूज किया, फॉर एग्जांपल आपने हेबर्स प्रोसेस में यूज किया है, तो वो कैटलिस्ट क्या करता है, इन गैसेस को अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से इनके बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है, तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब भी किसी मेटल का लैटिस बनता है तो उस लैटिस के बीच में एटम्स के बीच में छोटी छोटी जगह बच जाती है और इन जगहों पर छोटे छोटे एटम लाइक कार्बन हाइड्रोजन आकर ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये कंपाउंड्स हमेशा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ही होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहते हैं और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी कहते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ना तो ये आयनिक होते हैं और ना ही कोवलेंट होते हैं ना, ये नाइदर और नोर लिख लेना, दीज आर नाइदर आयनिक नोर कोवलेंट। दूसरा, हार्ड होते हैं, मेटालिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं और केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अलॉय फॉर्मेशन। एक ही ध्यान रखनी, अलॉय कब बनेगी, जब मिलने वाले दोनों एटम्स की रेडियस एक दूसरे के 15% में रहती है तो आपके पास अलॉय फॉर्म होगा, और डी ब्लॉक इस कंडीशन को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं ऑक्साइड्स के ऊपर। ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है, देयर ऑक्साइड इज जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, हम सभी को पता है। स्कैंडियम को छोड़ दो तो बाकी सब मोनो ऑक्साइड्स MO टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो Sc2O3 ही बनाएगा। चलिए ऑक्सीजन आयंस की बात करते हैं। MnO4- एक ऑक्सीजन आयन है, Cr2O7-2- एक ऑक्सीजन आयन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वेनेडियम के ऑक्सीजन आयंस को V2O5 जो होता है आपका V2O5, ये आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक। तो आप इसकी रिएक्शन एसिड से करवाओगे तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा, और बेस से करवाओगे तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। वो आपसे लिखा हुआ है, इट रिएक्ट्स विद एल्कलीज टू गिव VO4 3- सॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और एसिड के साथ रिएक्ट करके ये VO2+ सॉल्ट बनाएगा, जहां पर ये ना मिसप्रिंट है, ये VO2+ कर लेना, क्योंकि 4 के हिसाब से तो +9 में चला जाएगा। वेनेडियम यहां पर अपनी +5 स्टेट में रहेगा, तो यहां पर भी +5 में है, यहां पर भी +5 में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बाद चलते हैं, दो आपके कंपाउंड है, K2Cr2SN, पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है, समझने की कोशिश करें। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनता है। ये आपकी क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर को आप NaOH और O2 के साथ फ्यूज करो तो पहले आपके पास Na2CrO4 बनता है, जो कि येलो कलर का होता है। ये होता है क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। ये रहा, इसको याद रखो बॉय ट्रिक से। बेसिक मीडियम में ऑरेंज किस में जाता है, येलो में। बेसिक मीडियम में ऑरेंज डाइक्रोमेट येलो कलर के क्रोमेट में जाता है, और एसिडिक मीडियम में येलो किस में जाएगा, ऑरेंज में। तो देखो जैसे आपने मीडियम को एसिडिक किया, ये ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन हम डाइक्रोमेट को काम में नहीं लेते हैं क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और टाइट्रेशन रीडिंग को खराब कर देता है, इसको काम नहीं लेते हैं। इसको हम KCl डाल के कन्वर्ट करते हैं K2Cr27 में। अब आप इस K2Cr2 को हीट करोगे तो आपको मिलता है K2CrO4 + Cr2 + O2, कलर याद रखना ग्रीन होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो आप सॉल्ट एनालिसिस के अंदर पढ़ते हो। किसी भी सॉल्यूशन में Cl- आयन है या नहीं, ये बताने के लिए आप कौन सा टेस्ट काम लेते हो, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है ना, ये वीडियो 2 स्पीड पे नहीं चल रहा है, मैं उतनी तेज बोल रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि 10 मिनट में हमको सब कुछ खत्म करना है। तो KCl + कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने ऐड किया, K2Cr2 ऐड किया, तो आपके पास रेड ब्राउन वेपर्स बनती है, CrO2Cl2, जिसे हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड गैस के नाम से जानते हैं। इसको आप NH में पास करोगे तो आपको येलो कलर का सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आप इसमें H2O2 और कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दो तो आपको डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ड्यू टू CrO5, जिसकी स्ट्रक्चर ये होती है, और मैं इसे ब्लू बटरफ्लाई बोलता हूं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट खुद कन्वर्ट होता है +3 में, और I- को I2 में, ऑक्जेलेट को CO2 में, Fe+2 को Fe+3 में, और
H2S को सल्फर में, NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट करता है। और ये सारी की सारी सेम रिएक्शंस कौन शो करता है? हाँ, KMnO4, जिसके बारे में हम अगले पेज में बात करने वाले हैं। ये रहा आपका KMnO4। पहले रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन K2CH2 शो कर रहा था, वो सारी रिएक्शन कौन शो करता है? KMnO4। I माइनस को I2 में, Fe+2 को Fe+3 में, ऑक्सिलेट को CO2 में, H2S को सल्फर में, SO2 को सल्फेट में और NO2 माइनस को NO3 माइनस में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में खुद कन्वर्ट होता है +2 में, न्यूट्रल और स्लाइट बेसिक में जाएगा MnO2 में, और एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होगा MnO4 में। ध्यान रखना, MnO4 सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट करता है, एसिडिक मीडियम में वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। चलिए वापस से आते हैं। अगर आप KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में यूज करो तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। I माइनस को बदलता है IO3 माइनस में, जहां पे आयोडीन +5 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, यानी आयोडेट आयन में कन्वर्ट करता है, और थायोसल्फेट को सीधा किसमें कन्वर्ट करता है? SO4 में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, यहां I माइनस को I2 भेज रहा है, यहां I माइनस को IO3 माइनस में भेज रहा है। तीसरी चीज प्रिपरेशन, जैसे उसको बनाते हैं क्रोमाइड और से, इसको बनाते हैं पायरोलोसाइट और से, KOH प्लस O2 के साथ फ्रीज करते हैं तो पहले ग्रीन कलर का K2MnO4 बनता है, जिसका आप एसिडिफिकेशन करो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवाओ तो आपके पास KMnO4 बनता है पर्पल कलर का। दोनों के दोनों आयन टेट्राहेड्रल होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है किसका? Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये आपका MnO4 माइनस में होता है +7, और अगर आप MnO4 माइनस देखो तो वहां पर ये कौन से स्टेट में होता है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, बस यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है डी ब्लॉक के अंदर। यहां से अगर आपने एक बार इसको तरह से रिवाइज कर लिया तो आपका डी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा काम में आती है। आई होप आप लोग को एक क्विक रिवीजन पसंद आया होगा। अगर आप बाकी चैप्टर्स के लिए वैसा रिवीजन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।